नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी क्लास में। आज हम एक विशेष टॉपिक लेके आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। भाई अभी कोरोना काल था ना, कोरोना काल में तो इम्यूनिटी की जरूरत खूब पड़ी होगी आपको। सभी लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कंपटीशन में लगे हुए हैं कि मेरी इम्यूनिटी जबरदस्त बढ़ जाए और मैं कोरोना से बच जाऊं। और बाबा रामदेव की जो गिलोय एलोए वेरा हो गई सारी की, गिलोय से किसी ने कह दिया कि गिलोय से इम्यूनिटी बढ़ती है और कोरोना नहीं होता है, तो एक जने ने तो बिल्कुल स्टॉक कर लिया गिलोय का सारा घर ला के रख दिया कि मेरे को कोरोना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम उसी इम्यूनिटी की या प्रतिरक्षा की बात करते हैं। क्या होती है इम्यूनिटी? भाई हमारे शरीर की रक्षा करने का जो तरीका कहते हैं हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली पहले से मौजूद है। शरीर के अंदर कोई भी रोग या रोगाणु प्रवेश करता है तो हमारे शरीर के अंदर वो शक्ति होती है, वो ताकत होती है, वो कैपेसिटी होती है जिसके द्वारा हमारा शरीर उसे लड़ सकता है और उससे हमारी सुरक्षा कर सकता है। तो कैपेसिटी, वो हमारे शरीर के अंदर ताकत है, वही इम्यूनिटी है। कुल मिला के हम ओवरऑल अगर बात करें तो हमारे शरीर में रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता होती है, उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं या प्रतिरक्षा कहते हैं। भाई आपके ऊपर भी कोई अचानक से आक्रमण करेंगे तो आप भी तो उसका सामना करोगे कि नहीं करोगे? लड़ने के लिए बिल्कुल आ जाओ, भाई तैयार हैं। ठीक है ना। अब बाद में क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या आप उससे लड़ पाओगे या नहीं लड़ पाओगे, वो अलग बात है। अगर ऐसी परिस्थिति होगी कि भाई यहां तो पार पड़ने वाली नहीं है तो फिर 9 2 11 भी हो जाओगे, होगा कि नहीं होगा? तो उसी तरीके से हमारे शरीर में भी रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, उसको हम कहते हैं प्रतिरक्षी या इम्यूनिटी पावर। ठीक है, तो इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्वाभाविक प्रतिरक्षा। स्वाभाविक प्रतिरक्षा जो हमारे शरीर की या तो शरीर की बनावट के कारण वो प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है या हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिक से पहले से विद्यमान मौजूद है प्रतिरक्षा, उसको कहते हैं स्वाभाविक प्रतिरक्षा। ठीक है, जैसे अपन बात करें हमारे शरीर की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है जो हमारे को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। बनावट शरीर की ऐसी है जिसको कहते हैं भौतिक अवरोधक। भौतिक अवरोधक जैसे ये हमारी चमड़ी है ना, ये भी प्रतिरक्षा का कार्य करती है। शरीर के ऊपर डायरेक्ट कोई आक्रमण नहीं कर सके और करे तो इसका ये चमड़ी विरोध भी करती है ना। ताप, सर्दी, इससे हमारी सुरक्षा करती है, ये भी तो प्रतिरक्षा है। सर्दी से भी हमारी सुरक्षा करती है, तापमान से सुरक्षा करती है। यानी कि शरीर के अंदर के वाले अंग है, अंदरूनी अंग है, उनकी रक्षा करने का कार्य हमारी चमड़ी तो करती है। बात समझ में आ रही ना। इसके अलावा नासा छिद्र जो हमारे नोस्ट्रिल है, उस नोस्ट्रिल के अंदर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, वो भी एक प्रकार से प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस के हवा के साथ में धूल के कारण कोई रोगाणु रोग उत्पन्न करने वाला जो है वो मतलब शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करे। तो ये है हो गए भौतिक अवरोधक, हमारे शरीर की बनावट के कारण बने हुए। एक होते रासायनिक अवरोधक। रासायनिक अवरोधक जो हमारे शरीर के अंदर कुछ केमिकल्स ऐसे निकलते हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों के अंदर केमिकल रसायन निकलते हैं, वो रसायन भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं या हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। जैसे
भाई आप खाना खाते हो, भोजन तो करते हो रोज, भोजन के साथ में कोई जरूरी के मतलब रोगाणु या रोग उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु हैं वो तो इतने सूक्ष्म होते हैं कि आप अपनी नग्न आंखों से देख ही नहीं सकते उनको। तो भाई भोजन के साथ में भी तो रोगाणु या पेट के अंदर जा सकते हैं। तो भगवान ने, या फिर भगवान ने कहो या फिर हमारे शरीर की बनावट ही कुछ ऐसी बनी है, प्रकृति ने ऐसी बनाई है कि सामान्य जो रोग या रोगाणु होते हैं उनको तो हमारा शरीर ऑटोमेटिकली खत्म समाप्त कर देता है। तो हम जो भोजन करते हैं ना, भोजन के साथ में रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो उसका सामना करने के लिए हमारे शरीर के अंदर अमाशय में जैसे ही भोजन पहुंचता है तो अमाशय में विशेष प्रकार के रसायन सिक्रेट होते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमने पाचन वाले अध्याय में पढ़ा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में सिक्रेट होता है, और जैसे ही रोगाणु आया तो दे रोगाणु को वहीं पे खत्म, समाप्त, गया वो तो, और दूसरी बार कोई रोगाणु आने की हिम्मत नहीं करता है। बात समझ में आ गई? तो भाई, तो ये हो गई हमारी जो रासायनिक अवरोधक। इसके अलावा हमारे कभी कभी बुखार, ज्वर आता है, समझते हो, मारवाड़ी में ताव आवे, ता, ठीक है। तो वो ता है वो भी आना चाहिए। जब आपके बुखार आता है, ज्वर आता है, साल में एक आध बार अगर आपको ज्वर आ जाए ना, तो आपके शरीर के अंदर विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज बनती है। पहला बूढ़िया डोकरा कहता कि 7 महीना रो ताव आवणो छे, 7 महीने खून पलटो खाए, खून पलटो खाए। तो वो बुखार आता है, उससे आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडी विकसित होती है, ठीक है। और किसी कारण से आपके शरीर के अंदर देखो सूजन आती है, सूजन समझते हो जो आवे, तो उससे भी आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनती है। भाई आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनती कैसे है? जब कोई एंटीजन या प्रतिजन आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है तब एंटीबॉडी बनती है। तो सूजन आई तो इसका मतलब कोई न कोई पदार्थ आपके शरीर के अंदर गया तभी तो सूजन आई, और आपके शरीर के अंदर बाहर से कोई पदार्थ गया है, इसका मतलब प्रतिजन है वो, और उस प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षी बन जाता है, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार की स्वाभाविक प्रतिरक्षा होती है। बात समझ में आ गई? ये तो हो गई अपनी स्वाभाविक प्रतिरक्षा। दूसरी होती है एक अपनी उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित या अर्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित या अर्जित प्रतिरक्षा, ठीक है। अब ये उपार्जित और अर्जित प्रतिरक्षा का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से आपके शरीर के अंदर नहीं है, बल्कि आपको बाहर से मतलब प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है, दिया जाता कोई इंजेक्शन, टीका वगैरह, ठीक है ना। तो इसमें भी एक तो होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा और एक होती है सक्रिय प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा के 2 भाग कर दिए। निष्क्रिय प्रतिरक्षा और दूसरी होती है सक्रिय प्रतिरक्षा। देखिए पहले आती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा का मतलब है बाहर से वैक्सीन, टीका आदि आपको लगाया जाता है। आपके बचपन में टीके लगे होंगे, छोटे छोटे थे ना, इतने इतने, तब बचपन में आपके टीके लगाए होंगे, टीके जैसे चेचक का टीका, डिप्थीरिया का, कुकर खांसी का, ऐसे टीके आपके लगाए होंगे। तो वो टीके
पहले से एडवांस में आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडी उत्पन्न करने के लिए लगाए जाते हैं, ताकि भविष्य में आप उन रोगों से ग्रसित नहीं हो सकें। तो इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा आपके शरीर के अंदर उत्पन्न की जाती है उसको कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। दूसरी आती है सक्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा में आपको बीमारी हो गई, आपको कोई वायरस लग गया, जैसे अभी कोरोना की बात है, कोरोना हो रहा है और होने के बाद में उसका टीका लगाया जाता है, ठीक है ना, उसके अंदर एंटीबॉडी विकसित की जाती है किसी रोग विशेष के लिए। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा है वो सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है, ठीक है। अब प्रतिरक्षा एवं प्रतिरक्षा एवं प्रतिजन होते क्या है, क्या होते हैं प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी। अब बात आती है प्रतिजन एवं प्रतिरक्षी। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एंटीजन एंड एंटीबॉडी। सिंपल सी बात है। एंटीजन, एंटीजन का मतलब होता है शरीर के अंदर प्रवेश करने वाला रोगाणु या कोई बाह्य कारक जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गया और हमें रोग ग्रसित कर सकता है, उसको कहते हैं एंटीजन। उस रोग के विरुद्ध हमारे शरीर में क्या उसका विरोध करने वाला पदार्थ उत्पन्न हुआ है, वो है एंटीबॉडी। भाई कोई भी आपके ऊपर, घर के ऊपर आक्रमण कर देंगे तो अंदर से और निकलोगे ना, ऐसे होठ लेके आ जाओ प्रतिरक्षा करने के लिए, है ना। तो हमारे शरीर में भी वही है, बाहर से कोई कारक अंदर प्रवेश किया तो उसका विरोध करने के लिए हमारे शरीर के अंदर सैनिक तैयार हो जाते हैं। वो सैनिक है वो एंटीबॉडी है। बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे अब होता क्या है। अब वो बाहर से आक्रमण करने वाले अगर आपसे ज्यादा मजबूत होंगे, ताकतवर होंगे, तो आपको पीट पाट के अंदर, घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और अपना कब्जा कर लेंगे। और घर के अंदर रहने वाले आप लोग ताकतवर हो तो बाहर से आक्रमण करने वालों को मार मार के वहां से भगा दोगे, तो आपके घर के ऊपर कब्जा नहीं होगा। सीधी सी बात है। तो वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी भाई हमारी एंटीबॉडी ज्यादा मजबूत होगी तो एंटीजन जो बाहर से कारक प्रवेश किया उसको नष्ट कर देगी और हमारा शरीर रोगग्रस्त नहीं होगा। और अगर हमारी एंटीबॉडी एंटीजन के विरुद्ध कमजोर पड़ गई तो हमारे शरीर को रोग लग जाएगा। सीधी सी बात है, कब्जा हो गया हमारे शरीर के ऊपर रोगों का। तो ये हो गया एंटीजन और एंटीबॉडी। बात समझ में आ गई। तो अब देखिए एंटीबॉडी हमारे शरीर में कितने प्रकार की होती है, प्रतिरक्षी कितने प्रकार की होती है और प्रतिरक्षी होती क्या है, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। और अगर समझ में आया है ना तो सबसे पहले वो काम तो लाल बटन वाला तो कर देना, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को भी आगे भेजना ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो। तब तक के लिए धन्यवाद।